द हिंदू के आज बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, ये स्टेपिंग स्टोन जो है इंडिया के न्यूक्लियर गवर्नेंस पर है, यानी कि ये जो न्यूक्लियर गवर्नेंस में जो रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस होना चाहिए, जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये केवल जो एडिटोरियल है वो परमाणु ऊर्जा की बात नहीं करता, बल्कि यह सवाल उठाता है कि क्या भारत की परमाणु व्यवस्था सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के रूप में समझते हैं। सोचिए, भारत एक ऐसे घर की तरह है जिसकी बिजली की ज़रूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उस घर में न्यूक्लियर बिजली का हिस्सा आज भी सिर्फ 3% है। घर के मालिक यानी सरकार ने तय किया है कि 2047 तक इस हिस्से को बहुत बड़ा बनाना है, यानी कि 100 गीगावाट तक। लेकिन समस्या यह थी कि इतना बड़ा सपना सरकार अकेले कैसे पूरा करे। यह यहाँ कहानी में एक नया किरदार आता है, शांति बिल, यानी कि विधेयक। ठीक है, शांति बिल कहता है अब सिर्फ सरकारी संस्थाएं ही नहीं बल्कि घरेलू प्राइवेट कंपनियां भी लाइसेंस लेकर न्यूक्लियर बिजली घर बना सकती है। इससे घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी, नए लोग आएंगे, जोखिम बटेगा और काम की रफ्तार तेज होगी। लेकिन सरकार यह भी जानती थी कि न्यूक्लियर ईंधन जैसे संवेदनशील काम किसी के हाथ में नहीं दिए जा सकते। इसलिए बिल ने तय किया, ईंधन और सुरक्षा से जुड़े काम राज्य के पास ही रहेंगे, प्राइवेट कंपनियां सिर्फ बिजली उत्पादन जैसे हिस्सों में आएंगी। अब कहानी का अगला मोड़ आता है। अगर कभी कोई न्यूक्लियर हादसा हो जाए तो कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ 3,000 करोड़ तक ही सीमित होगी। उससे ज़्यादा नुकसान हुआ तो सरकार आगे आएगी। निवेशकों को यह व्यवस्था पसंद आएगी क्योंकि उन्हें जोखिम साफ साफ दिखता है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या इतना पैसा पीड़ितों और पर्यावरण के लिए काफ़ी होगा। और फिर एक सवाल और उठा, सरकारी न्यूक्लियर संयंत्रों को बीमा कराने की ज़रूरत नहीं, जबकि प्राइवेट कंपनियों को करनी होगी। तो हिसाब किताब और पारदर्शिता कौन सुनिश्चित करेगा। कहानी का सबसे अहम हिस्सा अब सामने आता है। जिस संस्था को सुरक्षा पर नज़र रखनी है, जिसको आप न्यूक्लियर रेगुलेटर जो कहा जा रहा है, उसकी नियुक्तियों में सरकार का दखल अब भी बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि बिना स्वतंत्र रेगुलेटर के न तो जनता पूरी तरह भरोसा करेगी, न ही निवेशक निश्चित होंगे। तो चलिए, आज एडिटोरियल का तो आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं। इसका स्टेपिंग स्टोन जो है, इसका शीर्षक है, हेडलाइन है, और इसके पहले जो है हम लोग चर्चा करेंगे वर्ड्स का। ठीक है, तो स्टेपिंग स्टोन जो सबसे पहले आया है वो है एक इनिशियल स्टेप, शुरुआती जो कदम है टुवर्ड्स अ लार्जर गोल, यानी कि कोई बड़ा चीज़ प्राप्त करने के लिए जो प्रारंभिक जो कदम आप उठाते हैं उसको कहते हैं स्टेपिंग स्टोन। इसको आप इनिशियल स्टेप भी कह सकते हैं, लॉन्च पैड भी कहा जाता है, और फाउंडेशन भी कहा जाता है। इसका एंटो हो जाएगा ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, डेड एंड। न्यूक्लियर गवर्नेंस जो होता है, याद रखिएगा, गवर्नेंस का यहाँ पर हम शासन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर एक व्यवस्था कहिए, एक ऐसा सिस्टम जो मैनेज करता हो न्यूक्लियर एनर्जी और सेफ्टी को। जैसे न्यूक्लियर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गया, रेगुलेटरी सिस्टम हो गया। इसका एंटो हो जाएगा मिसमैनेजमेंट, अनार्की और डिसऑर्डर। इंडिजिनस तो सभी जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, उसका जो सीधे हम उसमें आ जाते हैं साइनों में, नेटिव, डोमेस्टिक, होम ग्रोन, और इसका एंटो हो जाएगा फॉरेन, इंपोर्टेड, एक्सटर्नल। कैपिटल मोबिलाइजेशन, यानी कि बड़े पैमाने पर धन को जुटाने की जो बात होती है, मोबिलाइज करने की जो बात होती है, उसको कैपिटल मोबिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें आप फंड रेजिंग कह सकते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन कह सकते हैं, फाइनेंशियल पुलिंग कह सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एंटो हो जाएगा कैपिटल शॉर्टेज, फंड डिप्लीशन और फाइनेंशियल ड्रेन।
सेंसिटिव तो जानते ही हैं क्या होता है, संवेदनशील होता है, जिसमें जोखिमपूर्ण भी होता है, जिसको क्रिटिकल कह सकते हैं आप। क्रिटिकल दोनों चीज़ में होता है, एक महत्वपूर्ण भी होता है, एक जो है जोखिमपूर्ण भी होता है। डेलिकेट, जैसे क्रिटिकल स्टेज में है कोई पेशेंट तो बड़ा जोखिमपूर्ण स्टेज में होता है ना, तो हाई रिस्क वाला। तो इसका एंटो जो होता है सेफ हो गया, हार्मलेस हो गया, नॉन क्रिटिकल हो गया। मिटिगेट शब्द जो होता है कम करने की बात होती है जब आप लेसन, एलिविएट और ईज, तो इसका उल्टा हो जाएगा वर्सन, एग्रेवेट और इंटेंसिफाई। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। तो इसका वैगनेस हो जाएगा, अनसर्टेनिटी हो जाएगा, ऑब्सक्यूरिटी हो जाएगा, कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। क्लैरिटी हो गया आपका इसका एंटो, प्रिसीजन हो गया एंटो, सर्टेनिटी हो गया आपका एंटो। वारंट का मतलब होता है कोई चीज़ को आप एक तरीके से उसका मांग करते हैं या उसको उचित ठहराने की जो बात होती है, जस्टिफाई करने की, तो वो, या रिक्वायर करने की भी बात होती है, ठीक है। तो जस्टिफाई, रिक्वायर, मेरिट, और इसका एंटो हो जाएगा नेग्लेक्ट, इग्नोर और डिसरिगार्ड। लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व या जिम्मेदारी, तो अकाउंटेबिलिटी एक अच्छा शब्द है इसका, ऑब्लिगेशन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इम्यूनिटी जो है आपका, जिससे आप इससे बड़ी हो जाते हैं, एग्जेम्पशन आपको छूट मिलती है, फ्रीडम उससे छूट है। लाइबल, लाइबिलिटी दोनों एक ही शब्द है, लाइबल जो है एडजेक्टिव है, तो और वो जो है लाइबिलिटी जो टी वाई, तो वो जो है आपका नाउन हो गया, तो लाइबल वही चीज़ हुआ, कानूनी रूप से जिम्मेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम चीज़ है। कैप का मतलब होता है अधिकतम सीमा, लिमिट जो होता है, सीलिंग जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है, मैक्सिमम। अनलिमिटेड इसका जो है मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा, एंटो हो जाएगा, रिमूव लिमिट हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। एडिक्वेट का जो यानी कि जानते ही सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, एम्पल नहीं कह रहे हैं, वो प्रचुर होता है। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, जितना आपको जरूरी है उतना है, यानी कि सफिशिएंट, एनफ, सेटिस्फैक्ट्री। इसका इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, डेफिशिएंट, उल्टा, ठीक है। रेमिडिएशन इसका होता है आप कोई चीज़ को रिपेयर, डैमेज जब करते हैं, नहीं, क्षति की भरपाई जिसको कह सकते हैं, तो रिस्टोरेशन हो गया आपका, रिहैबिलिटेशन हो गया, रिपेयर हो गया। इसका डैमेज उल्टा हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, नेग्लेक्ट। एग्जैम्प्ट जो है वो क्या है, किसी चीज़ को छूट देना, जैसे ऊपर पढ़े थे हम लोग। इसका वेव हो गया, रिलीज हो गया, एक्सक्लूड हो गया। इसका उल्टा हो जाएगा इम्पोज, इन्फोर्स, बाइंड। प्राइस रिस्क का मतलब समझिए, प्राइस रिस्क का यहाँ पर जो है ये नहीं है कि कीमत किसी चीज़ की जो है वो बात कर रहे हैं। जैसे इसमें जो एक जगह आया है टू प्राइस, तो इसका जो मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो जोखिम है उसको आंकने की, असेसमेंट करने की जो बात होती है उसको कहते हैं प्राइस, ठीक है। तो वैल्यू आप कह सकते हैं, एसेस सबसे अच्छा शब्द है, क्वांटिफाई। इसका इग्नोर जो है इसका उल्टा हो जाएगा डिसरिगार्ड, मिसजज, ओके। अगला है पब्लिक अकाउंटिंग। पब्लिक अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। जो भी पब्लिक फाइनेंस होते हैं उसका जो सार्वजनिक रूप से जो प्रदर्शन या उसको सामने लाना, उस ट्रांसपेरेंट तरीके से, मतलब कि बड़ा पारदर्शी तरीके से, उसको कहते हैं पब्लिक अकाउंटिंग। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इसको कह सकते हैं, या पब्लिक डिस्क्लोजर, या ओपन अकाउंटिंग। इसका सीक्रेसी उल्टा होगा, कॉन्सिलमेंट हो जाएगा, ओपेसिटी हो जाएगा। ये रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कानूनी सहारा या सहायता या उपाय, जो भी कह सकते हैं। लीगल रिमेडी, लीगल रेमेडी, रिड्रेस और लीगल एक्शन या हेल्पलेसनेस। इसका जो है आपका उल्टा हो जाएगा इनएक्शन, पावरलेसनेस। अकाउंटेबिलिटी वही जवाबदेही हो गया आपका, ये चीज़ हमने पढ़ा था ऊपर में, ठीक है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इवेजन और अनअकाउंटेबिलिटी जो है ये आपका एंटो में हो जाएगा। याद रखिए ये आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विथ अमिताभ आनंद, उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। स्टैट्यूटरी जो है जो जिसको आप कानून के द्वारा इस्टेब्लिश करते हैं, कानूनी जिसको कह सकते हैं आप। लीगल हो गया, लेजिस्लेटेड हो गया, कॉडिफाइड हो गया। इसका जो उल्टा होगा इनफॉर्मल, अनऑफिशियल, नॉन लीगल। वेस्ट का मतलब देना, अधिकार सौंपना, वेस्ट पावर करते हैं, तो कन्फर,
ग्रांट, असाइन, इसका उल्टा हो जाएगा विड्रॉ, रिमूव, स्ट्रिप। और कंड्यूसिव का मतलब हेल्पफुल होना, कोई चीज़ को प्राप्त करने में अनुकूल जिसको कह सकते हैं। फेवरेबल इसका अच्छा शब्द है, सपोर्टिव, हेल्पफुल। अनफेवरेबल इसका उल्टा हो जाएगा हार्मफुल हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया। डीटर जो है वो किसी चीज़ को हतोत्साहित, टू डिस्करेज करना, किसी चीज़ को या रोकना आप कह सकते हैं, डिस्करेज, प्रिवेंट, डिसइंसेंटिवाइज। और इसका जो उल्टा होगा वो इनकरेज होगा, प्रमोट होगा, मोटिवेट होगा। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यानी कि निवेशकों का भरोसा, तो मार्केट ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फेथ और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, ठीक है। और इसका इन्वेस्टमेंट फियर उल्टा हो जाएगा, मार्केट अनसर्टेनिटी हो जाएगा, मिसट्रस्ट हो जाएगा। रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी कि राजनीतिक जो आप तरीके से जो आप उस पर नियंत्रण लगाते हैं तो उससे जो है आप फ्री हैं। तो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी कह सकते हैं इसको, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कह सकते हैं आप इसको। ओवरसाइट में निगरानी, इंडिपेंडेंट मतलब कि जो स्वतंत्र हो, किसी सरकार की तरफ से उस पर कोई मतलब कि दबाव नहीं हो। रेगुलेटरी ऑटोनॉमी हो जाएगा इसका। और पॉलिटिकल कंट्रोल इसका उल्टा हो जाएगा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो जाएगा। डिपेंडेंस यानी कि सरकार पर निर्भर होने वाला जो है। तो ये वर्ड्स हो गए। चलिए हम लोग फिर से उसमें चलते हैं। स्टेपिंग स्टोन का मतलब पता ही है आपको कि पहला कदम जो लार्जर गोल यानी कि बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उठाए जाते हैं, स्टेपिंग स्टोन, जिसको फाउंडेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स अ लार्जर गोल, ठीक है। तो स्टेपिंग स्टोन जो हो गया आपका, इसका जो है हेडलाइन है, और इसका सब हेडलाइन जो है या सब हेडिंग जिसको कहते हैं, इंडियाज न्यूक्लियर गवर्नेंस। न्यूक्लियर गवर्नेंस अभी जस्ट बताए ही थे कि ऐसा द वे न्यूक्लियर एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेज्ड या न्यूक्लियर एक्टिविटीज आर मैनेज्ड और रेगुलेटेड, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर गवर्नेंस। तो नीड्स रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर गवर्नेंस है उसको ज़रूरत क्या चीज़ की है, रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस की। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। यानी कि जब तक रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस नहीं होगा, यानी कि सरकार की तरफ से या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इसमें। Nuclear power contributed only around 3% of the electricity generated in India in 2024-25। बोल रहा है कि 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर में जो न्यूक्लियर पावर का जो शेयर है यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, लगभग, अराउंड का मतलब लगभग, ऑलमोस्ट 3% है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं, अराउंड कह सकते हैं, आप नियरली कह सकते हैं, अबाउट कह सकते हैं। तो ये सब एक ही चीज़ है। तो 3% है ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी बिजली उत्पादन होते हैं हमारे यहाँ, उसका मात्र 3% जो है वो न्यूक्लियर पावर से आता है। जनरेटेड जो है यहाँ पर तो आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, V3 है। और इसका जो मतलब है ये यहाँ पर एक छुपा हुआ है, इसको डायरेक्ट जो है ये इसको कवर कर रहा है, यानी कि इसको क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन है क्या इसके बीच में ना, विच was जनरेटेड, जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुआ था इन इंडिया में 2024-25 में। द गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है उसने क्या किया है, हैज सेट अ टारगेट, इसने एक लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य रखा है, टू इंस्टॉल, ये इन्फिनिटिव है, ये बताता है कि हम क्या करने वाले हैं या फ्यूचर में क्या होगा। तो 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है वो मतलब कि उसका टारगेट है सरकार का इंस्टॉल करने का बाय 2047 यानी कि 2047 तक, ठीक है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है फ्रॉम एटलीस्ट 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय 2033 यानी कि 2033 तक, ठीक है ना। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स मतलब कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को कहते हैं आप कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है ना, जो कॉम्पैक्ट हो, एकदम एकदम कॉन्साइज कॉम्पैक्ट हो। तो कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि घरेलू रूप से बनाए गए हों, इंडिजिनस हो, ठीक है ना, मतलब इंडिजिनस का मतलब होम ग्राउंड, ठीक है ना, मतलब जो घर में बने हो। तो कम से कम 5 इंडिजिनस कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं उसमें शामिल है बनना। इन दिस पिक्चर का मतलब गिवन द सिचुएशन, या आप कह सकते हैं इन दिस सिचुएशन। तो इन दिस पिक्चर, इस चीज को देखते हुए,
द शांति बिल प्रपोजेस, ये जो शांति बिल यानी कि विधेयक जो लाया गया है उसमें प्रस्ताव रखा गया है या प्रस्तावित किया गया है टू चेंज हु कैन लीगली बिल्ड एंड ऑपरेट सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज। जो नागरिक से संबंधित है, ये सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज का मतलब नॉन मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात हो रही है। मिलिट्री फैसिलिटीज नहीं जिसमें वेपन्स वगैरह बनाते हैं, वो नहीं। इसमें बात हो रही है सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात होती है। तो सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो बनाने का लीगली मतलब कानूनी रूप से वैध तरीके से जो आप उसको बनाने और संचालित करने का और फिर सप्लाई करने का जो कौन कर सकता है इस चीज़ को, उसको उसमें बदलाव लाने का प्रस्ताव है ये शांति बिल में, राइट। बाय अलाउइंग द सेंटर, यानी कि आप जो है सेंटर को, ये शांति बिल जो है ना सेंटर को ये अलाउ करती है कि वो परमिट करे यानी कि वो अनुमति दे न्यूक्लियर एनर्जी एक्टिविटीज़ को थ्रू लाइसेंसेस, यानी कि लाइसेंस के माध्यम से सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो परमिट करे न्यूक्लियर एनर्जी एक्टिविटीज़ को टू किसको है ये गवर्नमेंट एंटिटीज़ को, यानी कि जो सरकारी जो उपक्रम है वो, ज्वाइंट वेंचर्स को यानी कि पार्टनरशिप यानी सरकार और जो मतलब कि निजी निवेशक जो हैं उसमें शामिल हो, एंड अदर कंपनी और एनी अदर कंपनी और कोई भी अन्य कंपनी जो कि इंडिया का ही हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन का मतलब ये जो है शर्तों के अधीन है, ठीक है, ये विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ठीक है। तो बाय अलाउइंग द सेंटर टू परमिट कि वो जो है परमिट करे न्यूक्लियर एनर्जी एक्टिविटीज़ को किसके माध्यम से, लाइसेंस के माध्यम से, किसके और किसको अलाउ करे, टू गवर्नमेंट एंटिटीज़ को, ज्वाइंट वेंचर्स को एंड एनी अदर कंपनी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अलाउ करके, अब देखिए कॉमा है ना, और कॉमा के बाद बता रहा है कि शांति, यही है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट। तो ये अलाउ करके, ये अनुमति दे के सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो है ये कर सकती है, मतलब आपका गवर्नमेंट एंटिटीज, ज्वाइंट वेंचर्स और एनी अदर कंपनी को जो है लाइसेंस के माध्यम से न्यूक्लियर एनर्जी एक्टिविटीज़ को परमिट करने के लिए जो उसने अनुमति दी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो शांति यह संदेश देती है या ये संकेत देती है दैट द इंटेंडेड, जो प्रस्तावित जो है, जो इरादा किया गया है, जो न्यू क्लास ऑफ ऑपरेटर्स, जो संचालक हैं, जो नए वर्ग जो ऑपरेटर्स को होंगे, इज डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल रादर देन फॉरेन प्लांट ऑनर्स। ये बता रही है कि इसमें जो है ना, इसमें संकेत दिया गया है, इसमें जो है इंडिकेशन दिया गया है कि ये जो न्यू क्लास ऑफ ऑपरेटर्स जो होंगे वो घरेलू प्राइवेट कैपिटल होंगे, यानी कि निजी जो निवेशक होंगे या निवेश होंगे वही होंगे, ना कि रादर देन के मतलब इंस्टीड ऑफ, मतलब उसके बजाय, न कि फॉरेन प्लांट ऑनर्स होंगे, विदेशी कोई प्लांट ऑनर्स नहीं होंगे। इंडिया बीइंग एबल टू मीट इट्स 100 गीगावाट टारगेट विल इंडीड रिक्वायर लार्ज कैपिटल मोबिलाइजेशन। यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। इंडिया बीइंग एबल टू मीट इट्स 100 गीगावाट टारगेट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। ये जो है ना, ये बीइंग जो है ये आपका एक तरीके से बता रहा है कि इंडिया जो है वो सक्षम है अपने 100 गीगावाट को हासिल करने में। तो हासिल करने के लिए, तो अगर वो सक्षम है तो उसको ज़रूरत मतलब कि पड़ेगी, सच में ज़रूरत पड़ेगी, इंडियन मतलब सच में ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ेगी लार्ज कैपिटल मोबिलाइजेशन का, मतलब बड़े पैमाने पर कैपिटल यानी कि पूंजी का लेकर आने की, यानी कि कैपिटल मोबिलाइजेशन का अभी जस्ट वर्ड्स में भी चर्चा किए थे, मतलब रेज फंड, ठीक है। तो इंडिया बीइंग एबल टू मीट इट्स 100 गीगावाट टारगेट, यानी कि 100 गीगावाट टारगेट को मीट करने के, मीट मतलब अचीव करना। तो भारत जो है वो 100 गीगावाट का जो लक्ष्य है उसको पूरा जो करेगी, तो उसके लिए ज़रूरत जो है
वो लार्ज कैपिटल मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। एंड अलाउइंग लाइसेंस नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज एक्सपेंड्स द रोस्टर ऑफ एंटिटीज दैट कैन शेयर द कंस्ट्रक्शन रिस्क और अलाउ करना, ठीक है। अलाउइंग लाइसेंस्ड मतलब कि जो जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, नॉन गवर्नमेंट मतलब कि गैर सरकारी जो एंटिटीज़ है, उपक्रम है, तो उस एक्सपेंड द रोस्टर। रोस्टर का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ एंटिटीज़, जो भी एंटिटीज़ इससे जुड़ेंगे उसके जो लिस्ट को जो है और विस्तारित करना, जो शेयर कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन रिस्क, यानी कि जो निर्माण से जुड़े हुए जो जोखिम है उसको जो साझा कर सकते हों, तो ऐसे एंटिटीज़ का जो लिस्ट है उसको बढ़ाने के लिए जो है, ठीक है, लाइसेंस नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को अलाउ करना, ठीक है। ये शांति बिल में है। शांति ऑल्सो सिक्स टू कीप, शांति जो है यह भी प्रयास करता है रखने की द मोस्ट सेंसिटिव फ्यूल साइकिल्स इन स्टेट कंट्रोल, ठीक है। यानी कि राज्य के नियंत्रण में, यानी कि राज्य के नियंत्रण में मोस्ट सेंसिटिव यानी कि सबसे ज़्यादा जोखिम भरा या सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो फ्यूल साइकिल्स है, ठीक है, ईंधन चक्र जो कह सकते हैं आप, तो ये जिसमें प्रोसेस किया जाता है, यूरेनियम प्रोसेसिंग जो होता है, तो उसको जो है स्टेट कंट्रोल में रखने का प्रयास करता है या चाहता है। वाइल जबकि होल्डिंग रूम का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जगह बनाना, एक तरीके से अलाउ करना, ठीक है ना। वाइल होल्डिंग रूम फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जबकि निजी जो भागीदारी है इन प्लांट डिलीवरी, यानी कि जो प्लांट को निर्माण करने में जो निजी भागीदारी है उसके लिए जो है रूम बनाना, यानी कि उसको अलाउ करना, उसको अनुमति देना। एंड पार्ट्स ऑफ द सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन जो होगा यानी कि जो आप जो एक तरह की श्रृंखला होगी आपूर्ति का, ठीक है, तो आपूर्ति करने का जो एक चेन है, एक जो श्रृंखला है, उसका जो एक हिस्सा मतलब कि कुछ हिस्सा जो है वो अलाउ करेगा, ठीक है। शांति बिल में ये कहा जाता है। रिड्यूसिंग स्कोप, जिससे जो है स्कोप का मतलब हो गया रेंज ऑफ कमर्शियल एंटिटी, इससे क्या होगा जो कमर्शियल एंटिटी जो हैं, ये एंट्री जो हैं, यानी कि जो वाणिज्यिक रूप से जो कंपनी जो है, जो उनका जो प्रवेश है उन सेगमेंट्स, उन मतलब कि हिस्सों तक होगा जो बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक होगा, बहुत ही ज़्यादा सही होगा टू स्केल पावर जनरेशन, ठीक है। यानी कि पावर स्केल का मतलब बढ़ाना, तो पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक होगा उन सेगमेंट्स के, उन यानी कि उन पार्ट्स तक जो है, जो स्कोप ऑफ कमर्शियल एंट्री है, यानी कि जो कंपनियों को, जो प्राइवेट जो कंपनी है उनका जो एंट्री है वहीं तक मतलब कि सीमित करना, रिड्यूस करना। एंड कीपिंग, ये दोनों देखिए, रिड्यूसिंग और कीपिंग जो है ये दोनों पैरेललिज्म ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। कीपिंग या स्ट्रक्चर है, कीपिंग फंक्शन सेंसिटिव टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, और इसमें क्या होगा कि वो फंक्शन, वो क्रियाकलाप, वो गतिविधियां जो बड़ा जोखिम भरा हो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए, यानी कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मतलब होता है परमाणु प्रसार, जिससे कि आप जो है उस वो टेक्नोलॉजी जो है किसी और के पास ना चला जाए। तो ऐसा सेंसिटिव केस में जो है इस टाइप के फंक्शन को रखना किसके साथ, स्टेट के साथ, यानी कि राज्य अपने ही पास रखने के लिए ये बिल प्रस्ताव करता है। द बिल कुड ऑल्सो मिटिगेट, बिल जो है, ठीक है, ये जो शांति बिल है वो यह भी मिटिगेट करती है, मिटिगेट मतलब रिड्यूस करना, द लीगल एम्बिग्यूटी। लीगल एम्बिग्यूटी मतलब होता है, अब तो एम्बिग्यूटी मतलब पता ही है कि लैक ऑफ क्लैरिटी, जिसको आप कन्फ्यूज़न भी कह सकते हैं, जो लीगल कन्फ्यूज़न है ना उसको भी कम करता है, ठीक है, कम कर सकता है बिल। कुड है यहाँ तक कर सकता है, कुड ऑल्सो मिटिगेट द लीगल एम्बिग्यूटी। न्यू एंट्रेंस फेस, जो नए जो प्रवेश करता है या जो नए लोग जो आएंगे, जो नई कंपनियां आएंगी, जो वो जो फेस करेगी उस एम्बिग्यूटी को, लीगल एम्बिग्यूटी को भी कम कर सकती है। कैसे? बाय पुटिंग सेफ्टी इन्फोर्समेंट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड द टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द सेम स्टैट्यूट, यानी कि एक ही कानून में इन सारे चीज़ों
कौन कौन चीज़ों को? सेफ्टी, सुरक्षा हो गया, इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन जिसको कह सकते हैं, जिसको इन्फोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को इन्फोर्स करना, लागू करने के लिए जो करते हैं, और डिस्प्यूट जो विवाद का जो समाधान होगा, रेजोल्यूशन, एंड द टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, और जो भागीदारी करने का जो शर्तें होंगी उसको एक ही स्टेट्यूट में रखकर जो है इस लीगल एम्बिग्यूटी यानी कि लीगल कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है ये बिल। दिस कुड ऑल्सो रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ये जो है इससे क्या होगा, कम हो सकता है जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, लेन देन का जो कीमत होती, कॉस्ट होती है, वो डेवलपर्स के लिए, डेवलपर्स वो कंपनियां जो ये न्यूक्लियर प्लांट को डेवलप कर रही है, ठीक है ना, तो वो डेवलपर्स के लिए जो है ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम कर सकती है। एंड श्रिंक, और श्रिंक मतलब संकुचन एक तरीके से, मतलब कम करना। और श्रिंक साइट अप्रूवल, जो साइट को लेकर जो मंजूरी मिलती है, या कमीशनिंग टाइमलाइंस, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को जो है कमीशन करते हैं, मतलब उसको सौंपते हैं, तो जो सौंपना होता है, कमीशनिंग टाइमलाइंस, कमीशन का मतलब यहाँ पर वो नहीं होता है कि किसी को कमीशन दे दिए आप, उसका एक पार्ट जो है वो नहीं, कमीशनिंग का मतलब होता है यहाँ पर सौंपना। तो श्रिंक साइट अप्रूवल एंड कमीशनिंग टाइमलाइंस, जो समय सीमा होता है कमीशनिंग टाइमलाइंस का और अप्रूवल का जो समय सीमा है उसको भी कम कर सकता है। हाउएवर द बिल्स लाइबिलिटी एंड गवर्नेंस प्रोविजन, वो यहाँ कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। हालांकि ये जो बिल का जो शांति जो बिल है उसकी जो लाइबिलिटी समझ ही रहे हैं, जो जवाबदेही है, और जो गवर्नेंस जो प्रोविजंस है, यानी कैसे मैनेज होगा, ये कैसे रेगुलेट होगा, वारंट कॉशन, इसमें ना सावधानी बरतने की जरूरत है। वारंट का मतलब रिक्वायर, कॉशन मतलब सावधानी। द मैक्सिमम ऑपरेटर लाइबिलिटी, जो अधिकतम जो ऑपरेटर की जो लाइबिलिटी होगी फॉर ए न्यूक्लियर इंसिडेंट, कोई भी अगर हादसा होता है न्यूक्लियर, ठीक है ना, वो कितना होगा? 3000 करोड़ का ही होगा बस, मात्र। द सेंटर इज लाइबल फॉर न्यूक्लियर डैमेज, सेंटर जो है यानी कि केंद्र सरकार जो है वो उत्तरदायी होगा फॉर न्यूक्लियर डैमेज बियॉन्ड द ऑपरेटर्स कैप। ये जो ऑपरेटर्स का कैप है 3000 करोड़ का, उसके परे जो है सेंटर मतलब कि सामने आएगी उसमें, यानी कि जिम्मेवार होगा। एंड कैन ऑल्सो एज्यूम फुल लाइबिलिटी, और सेंटर जो है वो पूरी उत्तरदायित्व ले सकती है फॉर ए नॉन गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंट यानी कि गैर सरकारी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन होगा उसके लिए फुल लाइबिलिटी भी ले सकती है इफ़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यदि ये जनहित के इसमें हो, ठीक है, मतलब लोगों के हित में हो, तो सेंटर जो है पूरी लाइबिलिटी भी ले सकती है। दीज चॉइसेस, ये जो विकल्प हैं, मेक इन्वेस्टमेंट रिस्क ईजियर टू प्राइस, ठीक है, ये ध्यान देखिएगा यहाँ पर टू प्राइस बताया था ना अभी। तो ये सारे जो विकल्प हैं ना, मेक इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये जो निवेश करने का जो जोखिम है वो बड़ा आसान बना देती है। टू प्राइस, टू एसेस, मतलब कि उसको आंकने में, उसको प्रिडिक्ट करने में, उसको फोरकास्ट करने में वो बड़ा इजी बना देती है। बट ऑल्सो आस्क, लेकिन यह भी पूछती है वेदर द कैप्ड ऑपरेटर अमाउंट, कि क्या जो ये जो सीमित ऑपरेटर अमाउंट जो है वो एडिक्वेट है, पर्याप्त है फॉर विक्टिम्स के लिए यानी कि पीड़ितों के लिए, और इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन, और जो पर्यावरण जो क्षतिपूर्ति, रेमिडिएशन मतलब रिपेयर डैमेज, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन के लिए जो है और विक्टिम्स के लिए क्या वो पर्याप्त है, ये सवाल भी पूछती है इसमें। सेकंड, ये एडिटोरियल पूछती है। सेकंड, दूसरा, शांति रिक्वायर्स ऑपरेटर्स टू मेंटेन इंश्योरेंस, ठीक है, शांति जो है वो यह भी कहती है कि ऑपरेटर्स को, यहाँ कहने का मतलब रिक्वायर्स का मतलब है कि शांति बिल में ये भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि यह भी बात की जा रही है कि ऑपरेटर्स को जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा इंश्योरेंस को, यानी कि बीमा लेना पड़ेगा उसको, और अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी लेना पड़ेगा। बट एग्जेम्प्ट, लेकिन यह छूट दे देती है सेंटर का, यानी कि केंद्र सरकार का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को जो है वो छूट प्रदान करती है। तो रेंडरिंग मतलब मेकिंग या कॉजिंग क्लियर पब्लिक अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके वजह से जो है ना
कि ये जो पब्लिक अकाउंटिंग जो है, यानी कि जो लेन देन है या आप कह सकते हैं जो हिसाब किताब है, पारदर्शी हिसाब किताब, वो जो है ना बहुत ही उसको इंपॉर्टेंट बना देती है, रेंडरिंग क्लियर पब्लिक अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके वजह से क्या होता है, चूंकि आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को आप बीमा वगैरह के लिए जो है छूट प्रदान करते हैं कि उसको बीमा वगैरह लेना नहीं है, केवल जो है प्राइवेट जो ऑपरेटर हैं उसको लेना है। तो इससे क्या होगा कि पब्लिक अकाउंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउज ऑपरेटर रिकॉर्ड्स, यह भी मतलब कि प्रदान करती है कि ऑपरेटर के रिकॉर्ड्स को, ऑपरेटर का मतलब कि कानूनी उपाय, ओनली व्हेन, तब जब ये स्पष्ट रूप से दिया गया हो इन ए रिटेन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लिखित अनुबंध में, और या व्हेन एन इंसिडेंट इज ड्यू टू एन एक्ट, या फिर जो ये घटना हो वो किसी जानबूझकर किया गया हो या फिर ओमिशन के वजह से। ओमिशन का मतलब होता है जिसको आप जानते हैं कि ऐसा होगा और फिर भी आप वो काम नहीं करते हैं, मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं जानबूझकर, तो उसके वजह से अगर कोई घटना घटती है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि इट ऑल्सो अलाउज ऑपरेटर रिकॉर्ड्स, ऑपरेटर के रिकॉर्ड्स को, यानी कि ऑपरेटर के जो कानूनी उपाय जो हैं उसको भी अलाउ करती है, तब जब ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से रिटन कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया हो, या फिर जब जो ये घटना हो, ये जो हादसा जो है ये किसी जानबूझकर किया गया हो या फिर जानबूझकर अनजान बन के जो है वो किया गया हो, विद द इंटेंट, इस इरादे के साथ, टू कॉज न्यूक्लियर डैमेज, ताकि जो है न्यूक्लियर डैमेज किया जा सके, यानी कि आप जो है परमाणु जो क्षति पहुंचाया जा सके। दिस मेक्स सप्लायर अकाउंटेबिलिटी डिपेंड लार्जली ऑन व्हाट द ऑपरेटर सिक्योर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट, और यही चीज़ जो है वो क्या करता है, सप्लायर के जो अकाउंटेबिलिटी को निर्भर बना देता है अधिक से अधिक रूप में ऑन व्हाट द ऑपरेटर सिक्योर्स, जो ऑपरेटर सिक्योर करता है, मतलब जो ऑपरेटर किसी मान लीजिए कि 2-3 प्रोजेक्ट है या एक प्रोजेक्ट में कुछ और है, एक दूसरे प्रोजेक्ट में कुछ है, मान लीजिए ऑपरेटर जो है सप्लायर को कहता है कि सारा जो जिम्मेवारी आपकी है, तो वो उसमें अकाउंटेबिलिटी सप्लायर की हो जाएगी। लेकिन अगर किसी में जो है वो नहीं वर्णन किया गया है तो फिर उसमें सप्लायर की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो वही बोल रहा है कि दिस मेक्स सप्लायर अकाउंटेबिलिटी डिपेंड लार्जली ऑन व्हाट द ऑपरेटर सिक्योर, जो ऑपरेटर किसी चीज़ को लेकर वो सिक्योर करता है, उसको चीज़ को लिखवाता है बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में, अनुबंध में, विच मीन्स, जिसका मतलब है हाउ मच रिकॉर्स द ऑपरेटर हैज, कि कितना कानूनी उपाय या कानूनी सहारा जो है ऑपरेटर के पास है सप्लायर्स के खिलाफ। ये जो है वेरी कर सकता है, कैन वेरी, मतलब ये डिपेंड कर सकता है या ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, अक्रॉस प्रोजेक्ट्स, सारे प्रोजेक्ट्स में। फाइनली इंडियाज न्यूक्लियर गवर्नेंस नीड्स टू एड्रेस इट्स रेगुलेटर्स इंडिपेंडेंस। अंततः या अंत में इंडिया का जो न्यूक्लियर गवर्नेंस है, यानी कि जो व्यवस्था है, नीड्स टू एड्रेस, उसको सुलझाना की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, इट्स रेगुलेटर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो नियामक स्वतंत्रता है उसको सुलझाने की ज़रूरत है। वेल शांति क्रिएट्स अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, हालांकि ये जो शांति बिल जो आ रहा है या आया है वो एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क तो बना रहा है, मतलब एक कानूनी ढांचा तो तैयार कर रहा है। इट ऑल्सो वेस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, लेकिन ये साथ ही साथ जो है एक अच्छा खासा प्रभाव जो है अपॉइंटमेंट्स में, यानी नियुक्तियों में, वो किसको देता है, वेस्ट के साथ हमेशा विथ आता है, याद रखिए, वो सेंटर को दे देता है और एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दे देता है। चूंकि आप सेंटर को दे दीजिएगा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दे दीजिएगा, तो ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं जो सही डिसीजन जो है वो देने में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो हमेशा रखेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो वहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस हो और इसके वजह से जो है उनका जो डिसीजन है या कोई भी डिसीजन वो गलत भी हो सकता है। तो एडिटोरियल यही कहता है कि आप जो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहे हैं
और जो उसमें जो रेगुलेटर का इंडिपेंडेंस जो होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता जो होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी ही चाहिए। यानी कि वो डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए सरकार पर या किसी भी एजेंसी पर, वो इंडिपेंडेंट हो। तो इसी बात की चर्चा है। दिस इज स्टिल नॉट कंड्यूसिव, ये अभी भी जो है कंड्यूसिव नहीं है, यानी कि अनुकूल नहीं है, हेल्पफुल नहीं है टू इंक्रीजिंग पब्लिक ट्रस्ट, यानी कि लोगों का ट्रस्ट, भरोसा जो है बढ़ाने के लिए ये कंड्यूसिव नहीं है, अनुकूल नहीं है अभी। एंड मे ऑल्सो डिटर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और ये जो है हतोत्साहित कर सकती है, डिस्करेज कर सकती है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, निवेशकों के जो विश्वास है या जो भरोसा है उसको। तो एडिटोरियल को वहीं पर विराम लगाते हैं। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।